नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 24 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार की होने वाली वाराणसी में रैली रद्द हो गई, जिससे सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको ये बयान सुना। कह रहा हूं महाझूठ। महाझूठ जदयू के लोग बोल रहे हैं कि बनारस में मुझे जगह नहीं मिला। इनको लोग नहीं जुट रहा है, भीड़ नहीं जुटेगा, इसी भय से ये रैली को स्थगित किया। अब मैं चुनौती देता हूं कि रैली करें और मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ें। जैसे केजरीवाल अपनी लोकप्रियता का परीक्षा ले लिया ना, वैसे ही नीतीशो बाबू जाके चुनाव लड़े, अगर उनका याद हुआ सब ठीक ठाक रहे। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजी जारी। तो इसी पे चर्चा आज शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता सौरभ कुमार जी से सवाल पूछना चाहूंगी, क्या नीतीश कुमार ने इस रैली के लिए परमिशन ली थी? जी बिल्कुल सभा, सबसे बड़ी बात है कि 24 दिसंबर को यह जनसभा जो है ये बनारस के संसदीय क्षेत्र में होना था। रोहनिया एक जगह है, वहीं पर ये जनसभा होनी थी और एक इंटर कॉलेज है जी। उसी के अंदर ये जनसभा होनी थी। लेकिन कल जिस तरीके से जनसभा को रद्द किया गया और उसके पीछे कारण यह बताया गया है कि जो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम आपको जनसभा के लिए परमिशन नहीं दे सकते। निश्चित तौर पर जब तैयारी चल रही थी तो पहले उन्होंने जरूर हामी भरी होगी, जो प्रिंसिपल होंगे उन्होंने जरूर कहा होगा और जरूर उन्होंने परमिशन दिया होगा। उसके बाद ही पार्टी जो है वो पिछले करीब मुझे लगता है 15-20 दिनों से तैयारी कर रही थी और बिहार सरकार के 2 मंत्री करीब 6-7 दिनों से बनारस में हैं और लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें नीतीश कुमार की उपलब्धि के बारे में भी बता रहे हैं और साथ ही जनसभा में आने का न्योता भी दे रहे थे। लेकिन अचानक कल जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया कि उन्होंने कहा परमिशन नहीं मिला, इसीलिए हमें जनसभा जो है जो 24 दिसंबर को होने वाली थी उसको हम लोग अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से रद्द कर देते हैं। लेकिन जनसभा होगी, जनवरी में होगी। कब होगी उन्होंने डेट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो प्रिंसिपल थे, इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने यह कहा कि अगर हम आपको परमिशन देते हैं जनसभा के लिए तो मेरे लिए परेशानी हो सकती है, यानी आने वाले दिनों में हो सकती है। प्रिंसिपल ने क्या कहा नहीं कहा ये श्रवण कुमार को कहा उन्होंने, लेकिन श्रवण कुमार मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उन्होंने यही बयान दिया। तो निश्चित तौर पर जदयू जो कारण बता रही है रैली रद्द करने की, उनका यही कहना है कि चूंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है तो सरकार नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार की कोई रैली या कोई जनसभा उत्तर प्रदेश के अंदर हो और इसीलिए सरकार के दबाव में जो प्रिंसिपल थे उन्होंने श्रवण कुमार को मना कर दिया और उसके बाद पार्टी को जो है वो फिलहाल के लिए जनसभा को रद्द करना पड़ा। जी दानिश इकबाल जी, आखिर नीतीश कुमार की ये रैली रद्द क्यों हुई? तो देखिए, बड़ा हास्यास्पद है जिस प्रकार से जो आपके संवाददाता के माध्यम से बातें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की रैली भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो रद्द करवा दी या उनको वो स्थान नहीं दिया। देखिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमने देखा है। सर दानिश जी ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, आपने उनका भी बयान सुना होगा और उन्होंने जो बोला है, जो कारण बताया है, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।
नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके माध्यम से मुझ तक ये बात पहुंची है, इस बात को मैं कह रहा हूं कि श्रवण कुमार के बयान को मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं, मैंने श्रवण कुमार के बयान को नहीं सुना है, मैं आप पे कोई ब्लेम नहीं दे रहा रैली हूं। दानी ये जी, निश्चित तौर पर आपने रैली कैंसिल हुई, रद्द हुई, इसके बारे में जानकारी है आपको? निश्चित तौर पर कि वहां पे ये बयान जो है मीडिया में आया है कि वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण जो है नीतीश कुमार की रैली जो है नहीं होने दी जा रही है, तो ये बात जदयू की तरफ से आ रही है, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं कि ये जी हास्यास्पद जी। विषय है कि देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अभी कुछ ही दिनों पहले 3 और 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं और हमने देखा है कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने हर तरह से अपने अपने जो है व्यवस्था के आधार पर जो है जहां चाहिए था उनको स्थान मिला, वहां पे जो है उन्होंने रैलियां की, तो मुझे लगता है इस बात में कहीं कोई दम नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का जनाधार क्या है, नीतीश कुमार जो इंडी अलायंस की बात करते हैं, कहीं इस देश के अंदर किसी राज्य में आपको दिखाई देता है क्या? जहां भी आप देखिए, पंजाब के अंदर क्या अलायंस है इनका, दिल्ली के अंदर क्या अलायंस है इनका, तमिलनाडु के अंदर पहले से अलायंस है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वहां ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की फाइट होने वाली है। आप अगर हिंदी बेल्ट देखेंगी सभा जी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ डायरेक्ट कांग्रेस से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है। और जब नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि वो कह रहे हैं कि हम इंडी अलायंस के साथ हैं, इंडी अलायंस की बैठक में भी वो जा चुके हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव में वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और 72 वोट उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको आते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की राजनीतिक हैसियत क्या है। वो बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है सभा जी, तो किस आधार पर वो ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है वो जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये अपने आप को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। इस देश की जनता वो पूरी तरह से जानती है। और मैं एक बात और कह दूं कि इस देश की जनता के जहन में एक बात मुकम्मल बैठ गई है कि इस देश में जब भी चुनाव होंगे लोकसभा के, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार को चुनेगी, क्योंकि उसका जनता का जो अनुभव रहा है अलायंस की सरकारों का, वो बहुत बुरा रहा है। और जब कोई दानिश जी, सरकार जो है दानिश जी, फुल दानिश मेजोरिटी में जी, आती है। दानिश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं बीजेपी के अलावा, वो चुनाव प्रचार करना छोड़ दे, जनसभा करना छोड़ दे, क्योंकि उनको सौरभ पहले से जी, पता है कि उनकी हार होने वाली है। सौरभ जी, 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार में, आप बताइए, एक उदाहरण बता दीजिए कि राहुल गांधी की रैली को परमिशन नहीं दिया गया हो, सोनिया गांधी की रैली को परमिशन नहीं दिया गया हो। इसलिए सौरभ भाई मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं। ये नीतीश कुमार की अपनी खामियां और कमियों के कारण वो वहां पे रैली करने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण ये बेबुनियाद जो है ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। सभा जी, चलिए, अरुण जी आपके पास आते हैं। आपने सुना दानिश इकबाल जी क्या बोल रहे हैं। आप लोग अपनी कमियां को छुपाने के लिए जानबूझकर रैली को आप लोग रद्द करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि बीजेपी परमिशन नहीं दे रही है। देखिए, दानिश जी को शायद आप पहले ही भांप लिए और दानिश जी को कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में चूंकि पार्टी की तरफ से बैठे हैं तो बोलना ही पड़ेगा कुछ। ये अपनी बात कह रहे हैं, वहां की हकीकत इनको जानकारी नहीं है। और आप तो पूरी बात बताए ही सौरभ भाई कि रोहनिया में एक जगत इंटर कॉलेज मैदान में रैली होनी थी 24 तारीख को, और रविवार का भी दिन है 24 तारीख, और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होता। और पहले से ही तैयारी चल रही है जोर शोर से। मुख्यमंत्री जी का चूंकि जदयू वहां पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है, प्रचार प्रसार आप समझ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में होना है, जहां होना है, तो स्वाभाविक है लोगों में जबरदस्त उत्साह भी था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। और इंडिया अलायंस के बड़े नेता भी हैं, तो पूरी तैयारी के बाद भी तो स्वाभाविक है बीजेपी बौखलाई हुई है। और परमिशन नहीं मिलना लोकतंत्र का हत्या है। और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को कहीं भी सवाह करने की आजादी है, बात रखने की आजादी है, तो इस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। और वहां डबल इंजन की सरकार है
और माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और जिस तरीके से प्रिंसिपल को वहां मना किया गया, और आप जानते हैं इंटर कॉलेज का अध्यक्ष भी सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, और वहां सरकार भी है, तो सरकार भी है, इस तरीके से जगह आवंटित नहीं किया जाना और सरकार के इशारे पर अब कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने हेतु इस तरह का एक षड्यंत्र है सौरभ जी। लेकिन इस षड्यंत्र से अब हम लोग इंडिया अलायंस के नेता या पार्टी जदयू कहाँ डरने वाली है, वो तो लगातार और जोर शोर से जुट चुकी है। और बिहार मॉडल जो है सरकार का, यहाँ का जो मॉडल है, जो काम है, वो गिना रहे हैं, और केंद्र सरकार की जो नाकामियां है वो गिना रही है। तो कब तक रोक पाएगी? तो निश्चित रूप से कॉलेज मैदान था, आवंटन रद्द किया गया है, जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से वहां के जो प्रभारी थे सरवन जी ने कहा है कि हम शीघ्र पुनः जगह का चयन करके नई तिथि का घोषणा करेंगे। लेकिन इस तरह का घोर तानाशाही मैं निंदा करता हूं। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का हत्यारा है, वहां योगी सरकार बैठा हुआ, सेंट्रल में तो है ही। चलिए अरुण जी अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो सीधा सवाल उन्हीं से करते हैं। नीतीश कुमार की रैली रद्द हो गई, आपको पता होगा अनुप्रिया जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग अपनी कमी छुपाने के लिए आपने अपनी ही रैली को रद्द कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता था कि रैली में लोग नहीं आएंगे, रैली असफल हो जाएगी, तो आप लोगों ने जानबूझकर रैली को रद्द कर दिया, और आरोप जो है वो बीजेपी की सरकार पर लगा रही है। सौरभ जी आपको नमस्कार, और सभा जी आपको भी नमस्कार, और सभी को नमस्कार। देखिए सौरभ जी, भाजपा की जो सत्ता जाने की जो दुख है बिहार में, सत्ता से जो चले गए हैं, तो उनका अनर्गल प्रलाप चलते रहता है। और रहा जो भीड़ की बात उन्होंने कहा, मुझे याद है, और शायद बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे उनको भी याद होगा, इनके 2 कार्यक्रम हुए थे। एक बापू सभागार में हुआ था जो गांधी मैदान के बगल में है, जिसमें 100 लोग भी नहीं जुड़ पाए, और कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेडीयू कार्यालय के बगल के मैदान में किया, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते नजर आए कि भाई जेडीयू के बगल में है इसलिए हमारा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, वहां भी उनकी भीड़ नहीं जुट पाई। देखिए बिहार की जनता जो है और देश की जनता समझ गई है कि जो अपने वादे को जुमला साबित कर सकता है, जो ना देश के लोकतंत्र की मंदिर, जो मैं कह लोकतंत्र का जो हमारा मंदिर है संसद, उसकी सुरक्षा नहीं दे सकता है, और ये सरकार जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं ले सकता है, जिसको बार बार नॉक किया जाता है, कॉल किया जाता है कि आप कहिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका फेल्योर है, ऐसी सरकार अगर यह कहे कि हमारे पास भीड़ नहीं है, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि इनको 2005 से लगातार जो सत्ता में बिहार में बने हुए, तो शायद अपना आकलन वो खुद कर लेंगे कि जेडीयू के साथ में नहीं होने से इनका सत्ता से दूर रहना कितने समय तक सत्ता में रह पाएंगे और नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम रद्द होने की बात है, देखिए बीजेपी जो अपने आप को अजर और अमर बता रही है, इसकी रद्द को माननीय मुख्यमंत्री ने 2015 में ही रोका था, जब 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र की सरकार में बीजेपी आती है। लेकिन उसी रथ को यहाँ पे 2015 की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे सहयोगी दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मिल करके इनके रथ को रोका। इस बात का जो डर है, जो इल्म है, इनको पता है कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ ये बिहार की धरती से हुआ है और नजीर वही है जो बिहार का महागठबंधन है, तो परेशानी तो इनको है। इसी डर से वाराणसी में जो हमारे यहाँ जो हमारे नेता ने कहा कि हम रैली करने जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने परमिशन नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं भीड़ के बारे में, तो आप इंडिया अलायंस जो पूरे देश में तमाम जितने भी दल है और मैं कहती हूँ प्रमुख दलों का यहाँ सहयोग है और सभी एकजुट हो रहे हैं, तो परेशान भाजपा है। और परेशानी के कई ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने देखा शीतकाल सत्र को में भी देखा कि जितने विपक्ष के नेता है उनको लोगों ने पूरे सत्र के लिए डिसमिस कर दिया है। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे और मिलते आ रहे हैं और मिलते भी रहेंगे। इसलिए भाजपा परेशानी में बहुत कुछ करेगी, जरूर ये कहेगी फिर कि मैं 5 राज्यों के इलेक्शन के नतीजे आप देख लीजिए, जिसमें मैं कहूंगी 3 ही राज्य आपने जीता है और विधानसभा इलेक्शंस को आप उसको सेमीफाइनल नहीं मान के चले तो ज्यादा बेहतर होगा। यही मेरा कहना था सौरभ जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार,
सर क्या लगता है, सियासत कौन कर रहा है, जदयू कर रही है या फिर बीजेपी कर रही है? कारण एक तरफ हो रहा है कि पहले जनसभा रखी गई थी, उसके बाद जनसभा को रद्द कर दिया गया। आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि योगी जी ने परमिशन नहीं दिया और इसीलिए प्रिंसिपल ने मना कर दिया। क्या लगता है आपको, कौन कर रहा है सियासत? देखिए, पहली चीज तो कि परमिशन योगी जी नहीं देते हैं, परमिशन तो वहां के स्थानीय कलेक्टर या जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होते होंगे वो देते होंगे। मैं अभी सुशील मोदी जी का एक सोशल मीडिया पर मैं एक बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि वो जो जगतपुरा का जो इंटर कॉलेज है, उस कॉलेज में जेडीयू को रैली करनी थी और वो रैली करनी थी तो उसके अधिकृत लोग जो 3-4 लोग थे वो शायद गए थे कुछ दिन पहले मिलने। सुशील मोदी जी जैसा बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मेरी बात उस कॉलेज के चेयरमैन अजय सिंह से हुई है और अजय सिंह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने हमें कहा है कि भाई आप इस रैली क्यों करवा रहे हैं या रैली करवाएंगे तो आप पर बुलडोजर चला दिया जाएगा या आपके कॉलेज को ध्वस्त करा दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये सुशील मोदी जी बोल रहे थे। और एक उन्होंने दावा और किया, उन्होंने कहा भाई कहीं रैली होती है तो निश्चित रूप से जो स्थानीय कलेक्टर, स्थानीय पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं उनसे परमिशन ली जाती है। उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू ने परमिशन लिया है तो उसका रिसीट दिखा दे कि देखिए पहले तो परमिशन हमें मिला और बाद में हमारे परमिशन को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह की बात बीजेपी कह रही है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। 4-5 लोग गए थे वहां और जाने के बाद विचार कर रहे थे कि इस परिसर में कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे। तो एक तो अनुप्रिया पटेल का वो क्षेत्र है, एक दूसरा मैं अशोक चौधरी जी जो जेडीयू के मंत्री हैं, मैं उनका बयान सोशल मीडिया पर देख रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ तो पता नहीं है क्योंकि श्रवण कुमार जी उसको देख रहे हैं, मुझे इतना ही पता है कि वो स्थगित कर दी गई है, रद्द नहीं की गई है, थोड़ा समय कम था तो शॉर्ट इंटरवल में हो सकता है कि कोई हम बहुत कुछ प्रभाव नहीं डाल पाते तो बाद में हम लोग रैली का तारीख निर्धारित करके रैली कर लेंगे। ये 2 बयान मैं सोशल मीडिया पर देखा। रह गई बात कि लोकसभा क्षेत्र की शुरुआत शायद नीतीश कुमार जी वो 24 दिसंबर की रैली से करने वाले थे। तो वो लोकसभा चुनाव में कैसे जाएंगे, इसका आगाज उसी रोहनिया के जगतपुरा इंटर कॉलेज से होने वाला। नहीं संजय जी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने क्लियर रूप से नहीं दिया। आपने बीजेपी की बात की, आपने जदयू की बात की। सियासत कौन कर रहा है? कंफ्यूजन, भ्रम की जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये किसके द्वारा हुई है, जदयू के तरफ से या बीजेपी के तरफ से? कारण वहां श्रवण कुमार सीधा आरोप लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल ने हमें मना कर दिया और प्रिंसिपल ने ये भी कहा ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रिंसिपल हमें ये भी कहा है कि अगर जनसभा होगी तो हमें आगे परेशानी हो सकती है। भाई देखिए, प्रिंसिपल से श्रवण कुमार जी की क्या बात हुई ये बात तो मैंने सुना नहीं। श्रवण कुमार जी जो बोल रहे हैं वो बात हम लोग सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा किया गया, प्रिंसिपल ने ऐसा किया, प्रिंसिपल ने ऐसा अपना भय दिखाया। तो ये इसकी सच्चाई तो 2 ही लोग बता सकते हैं, या तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने पहले कहा होगा कि हाँ कर लीजिए, हमारे पास तो स्पेस है और वो छुट्टी का दिन है, रैली करने में, सभा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वही प्रिंसिपल साहब बाद में आकर के कहते होंगे कि नहीं हमारे ऊपर एक दबाव बन रहा है स्थानीय प्रशासन का या वहां की सरकार। तो संजय जी, राजनीति में संजय जी तो ऐसा तो होता ही है ना, ये कोई नई बात तो होती नहीं है। जिसकी सरकार होती है उसके परमिशन के बाद ही जनसभा होती है और अभी चुनाव का समय है नहीं। अभी आप अपनी जनसभा को शुरुआत करने वाले थे तो सरकार तो चाहेगी कि अगर उसको रोक सकती है तो रोकेगी, वो रोक सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि श्रवण कुमार जी और प्रिंसिपल साहब के बीच में क्या बात हुई, मैं तो था नहीं कि मैं बता दूं ऑथेंटिक तरीके से कि नहीं यही बात हुई है और यही बात को श्रवण कुमार जी चूंकि वहां के इंचार्ज थे, उस रैली को कंडक्ट करने की इनकी जिम्मेवारी थी। तो श्रवण कुमार जी जो बोल रहे हैं उस बात को सुनना पड़ेगा कि हाँ वो जो बोल रहे हैं वो जी बिल्कुल। सर थोड़ा हम
दूसरी बात थोड़ा मैं बताना चाहूंगा सर, दूसरी बात विनीत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, विनीत जी सर, को पास जाएंगे। मैं एक बात को बताना चाहूंगा कि क्या रैली स्थगित हो जाने से क्या विपक्ष की धार कमजोर पड़ जाएगी क्या? अगर एक बार स्थगित भी कर दी गई होगी भय दिखा करके भी, तो इससे विपक्ष की धार नहीं कमजोर होगी। कर लेना चाहिए, फिर कोई टेंटेटिव डेट दे दे जनवरी में और उस दिन अपने लोगों को कहें, बल्कि और तो इनको माइलेज मिल जाएगा कि देखिए हम चाहते हैं कनेक्ट होना और यहाँ की सरकार उसमें बाधा बनी हुई है, बाधा उत्पन्न कर रही है। जी बिल्कुल। विनीत जी, क्या लगता है आपको, कौन सियासत कर रहा है? कौन अपनी कमी को छुपा रहा है, बीजेपी या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू? आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आशा की मेरी आवाज आप लोग को आ रही होगी। अरुण भाई कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या होगी। चलिए मान लीजिए हम हत्यारे हैं, अब आप क्या कीजिएगा? कोर्ट में जाइए। जिस हिसाब से आपके इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए नहीं देती हैं, उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी कोर्ट में जाइए भैया। मुहावरा एक है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। बिहार में फिसिड्डी पहलवान, वहां जाके गामा पहलवान बन जाइएगा क्या? जहां तक मुझे लगता है सौरभ भाई कि नीतीश कुमार जी एक मैसेज देना चाहते हैं। चलिए भाई, हम ये मान लेते हैं आपके सहूलियत के लिए कि बनारस में सरकार ने नहीं दी। भाई आपके समाज के लोग मिर्जापुर में है, फूलपुर में है, अम्बेडकर नगर में, वहां करके दिखाइए ना। और तो और अगर आपको और मैसेज क्लियर देना है तो भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में अपना नामांकन भर लीजिए। यह भी शौक पूरा कर लीजिए, फॉर्मूला है, ताकि 1 to 1 मैन टू मैन लड़ाई हो ना, जैसे कि अरविंद केजरीवाल करके गए थे और फजीहत कराए गए थे। सौरभ भाई सीधा सा बात है, इनके पास जो बात कह रहे हैं गिरिराज सिंह जी और भी लोग कह रहे हैं, इनके पास भीड़ पहुंच नहीं सकती है वहां पे। अरे यहां पे 71 से 43 सीट पे खड़ा कर दिया आपको, आप जाके बनारस में क्या कर लेंगे वहां पे? तो ये जो है ना नीतीश कुमार जी का आखिरी हथियार है। इंडी गठबंधन ने इनको भाव नहीं दिया, संयोजक का पद नहीं दिया। आपने स्थिति मध्य प्रदेश में जान ही ली है, 10 में से 10 उम्मीदवार खड़े थे, 2 पहले ही भाग गए। 8 का जमानत जब्त, कोई भी सैकड़ा पार नहीं कर पाया। और आप बात कर रहे हैं बनारस में जाके वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनौती देंगे, एनडीए को चुनौती देंगे। हम तो स्वागत करेंगे, जाइए ना भाई, वहां नहीं कहीं और चले जाइए। और संजय सर ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर सरकार नहीं देती है लोकतंत्र में आपको, तो आप इस बात का उस प्रिंसिपल से आप एफिडेविट ले लीजिए, हलफनामा ले लीजिए कि जो हम कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। श्रवण कुमार अपना रसीद दिखा दे, एप्लीकेशन दिखा दे, वो सब कुछ नहीं होगा। सारा ठिकरा हम पे फोड़ना है। भीड़ नहीं पहुंचेगी, उसके भी दोषी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और एनडीए है। लेकिन नीतीश कुमार जी की मान लीजिए सौरभ भाई, बिहार तो बिहार बचा नहीं, देश में क्या बचेगा? मेरा अपना मानना, नीतीश कुमार जी अपनी आखिरी राजनीतिक सांसें गिन रहे हैं। 24 से 25 के बाद इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जी अनुप्रिया जी, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। आप लोग अपनी कमी छुपा रहे हैं। अगर लड़ाई लड़नी ही है ना, तो सीधा नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए बनारस संसदीय क्षेत्र से। नहीं, सौरभ जी हनुमान की भूमिका अच्छा निभा लेते हैं, एलजेपी के प्रवक्ता और एलजेपी के नेता। अच्छी बात है जहां आप हैं, और इसी उम्मीद करते हैं कि लोकसभा के चुनाव में शायद आपको हनुमान के नहीं भाई बना ले। लेकिन देखिए, जो इनकी मैंने कई सवाल पूछा कि जो जिस प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में हो रही है, बार बार कई सवाल ऐसे हैं सौरभ जी, जिसमें विपक्ष को कहना पड़ता है साहब बोलिए, अब तो बोलिए। और जब बोलने की बात करेंगे तो आप निष्कासित कीजिएगा। तो सवाल आप जो कह रहे हैं, आपने सुझाव दिया डॉक्टर विनीत जी, बहुत धन्यवाद। आप इंडिया अलायंस के बारे में सोच रहे हैं, मैं आपकी बातों को पहुंचाऊंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि सुझाव एक अच्छा है। लेकिन जो सवाल जवाब में बातों को उलझा दिया, बिहार में जेडीयू की स्थिति यह है कि आप जिनके साथ में ना, उनका सत्ता में होना असंभव था, और सत्ता में उनके चमकते हुए चेहरे को बावजूद उनको सत्ता से बाहर हमने किया 2015। मैं बार बार कहती हूँ। और जिस समय में आपने कई ऐसे बातें कही जहां पे आपने कहा कि यह सरकार बन नहीं पाएगी, लेकिन सरकार बनी, क्योंकि जनता चाहती है कि जनता के हित में बोलने वाले लोग हो, ना कि अपनी मन की बात करने वाले हो, ना वैसे लोग जैसे जो आपने सौरभ जी देखा, जिन सांसदों पे कार्रवाई हो रही है उन पे कहा गया कि नियम का उल्लंघन आपने किया है। लेकिन हमने विधुड़ी को भी सुना, विधुड़ी में बस क्या है कि माफी मांग लीजिए, आप हो जाएंगे। बीजेपी कुछ भी करे,
तो वो माफी योग्य है, लेकिन विपक्ष के नेता कुछ भी कहते हैं, लेकिन- जनहित की बात करते हैं तो वो उनके लिए सुनवाई नहीं होगी, उनके अनुप्रिया लिए जी, नियम उल्लंघन की बात है। लेकिन अनुप्रिया इनको जी, मैं फिर आ रही हूँ अनुप्रिया विषय जी, पे। अनुप्रिया जी, सवाल तो उठेंगे ना। अब जी तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ऑफिशियली सारा चीज होता है। अगर आपको पहले परमिशन मिली थी तो वो परमिशन भी आप दिखा दीजिए, और उसके बाद आपको परमिशन जो आपका रद्द किया गया वो भी आप दिखा दीजिए। इसमें परेशानी ठीक क्या है। बात है? नहीं ठीक है सौरभ जी, डॉक्टर संजय कुमार सर का जो आया है सुझाव, उस पे तो मैं श्रवण कुमार जी शायद सुन भी रहे होंगे, तो उन्होंने वो अनुप्रिया देंगे जी, भी। अनुप्रिया जी, ये डॉक्टर संजय कुमार का सुझाव नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जदयू के पास पहले से परमिशन का कोई लेटर है तो उस लेटर को दिखा दे, और फिर बाद में जब रद्द किया गया तो उस लेटर को भी दिखा दे। लोग ठीक है। समझ जाएंगे कि वजह क्या थी, क्यों कैंसिल किया गया। नहीं, लोग ये जान रहे हैं सौरभ जी कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन भाजपा की सरकार है, और जहां इंडिया अलायंस जो है वो भाजपा के गढ़ में जाकर के अगर रैली कर रही है तो निश्चित सी बात है वहां की सरकार को दुख होगा। और बुलडोजर के चलने की बात कोई नई थोड़ी है, वहां तो अन्याय अत्याचार तो चल ही रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ में बोलेगा, सरकार के खिलाफ में काम करेगा, उसके साथ यही होगा। चाहे वो मैं सदन की बात चर्चा क्यों कर रही हूँ कि सदन से लेकर के सब जगह यही हो रहा है। ये कहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको हम शायद सदन में जो चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जो संसद के मेंबर है उनको तो हटाने में हमें देरी नहीं लगती है। तो आप एक रैली की बात कर रहे हैं, आप तो हमारे विपक्ष में है, तो इसमें ये दूध का दूध पानी का पानी करने का जरूरत ही नहीं है। तो जनहित में, और जनता जान भी रही है कि इनकी हिटलरशाही कैसे चल रही है, इनकी तानाशाही कैसे चल रही है। लेकिन फिर भी सुशील मोदी जी जो कह रहे हैं उनकी बातों को भी जवाब में दे दिया जाएगा। और ठीक कहा डॉक्टर साहब ने अभी कि भाई हमारे पास में समय मिल गया, हम और अच्छे से कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दूरगामी सोच है इससे भाजपा घबराई हुई है, और यथा कदा ये हमेशा इनकी जो है चाल या षड्यंत्र देखने को मिलती रहती है। लेकिन जनता जान चुकी है कि ये ऐसी पार्टी है जो कभी भी जनहित की बात नहीं करती है। दानिश इकबाल, सौरभ भाई 30 सेकंड मुझे अनुप्रिया जी का जवाब दे। बस 2 मिनट विनीत जी रुक जाइए। दानिश जी, देखिए मैं जनता दल यूनाइटेड के सारे जो आरोप है बेबुनियाद है, मैं इनको खारिज करता हूँ। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, आप कोई गंभीर एक्सक्यूज लेके आइए अनुप्रिया जी। इस तरह के बच्चों वाली बात कि सरकार ने कैंसिल कर दिया आपके जो है स्थान को जहां करना चाह रहे थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस तरह की गंभीर बातें मत कीजिए। और सौरभ भाई दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप नीतीश कुमार, आप नरेंद्र मोदी जी की मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज सौरभ भाई बिहार के अंदर फैक्टर नहीं रहे हैं, वो देश में क्या फैक्टर रहे हैं। आप किस प्रकार की अनुप्रिया जी जो है, मुझे तो ये ताजुब लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और जनता दल यूनाइटेड के नेता अपने राजनीतिक हैसियत से बाहर आकर के किस प्रकार की डिफेंड करते हैं अपने पार्टी को। ये तो आपको सोचना चाहिए। आप नीतीश को, आप जो है अभी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को सारे प्रदेशों में 3 प्रदेशों में जो है पूर्ण बहुमत मिला है। उसके बाद जनता के हित के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है उस पर मोहर लग रहा है, और आप बार बार जो है नीतीश कुमार को फैक्टर ला रहे हैं। और दूसरी बात सौरभ जी, नीतीश कुमार जो है बिन बुलाए मेहमान है इंडिया अलायंस के, कोई उनको नहीं पूछ रहा है, कोई उनको तवज्जो नहीं दे रहा है, कहीं कोई भाव नहीं दे रहा है। लेकिन खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनके प्रवक्ता और नीतीश कुमार खुद जो है अपने आप को नेता मानने चले हैं, खुद अपने आप को नेता मान रहे हैं कि मैं इंडिया अलायंस का नेता हूं। मुझे लगता है कि ऐसी अप्रचौकता नहीं दिखाना चाहिए। नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे, अभिभावक है बिहार के, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जब हम लोग के साथ थे। लेकिन अब जिस प्रकार की वो जो उनका व्यवहार रहा है, या उनके नेताओं का जो व्यवहार रहा है पार्टी का, आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आपको पूछा नहीं जा रहा है, आप खुदस्ती के जो अलायंस के नेता कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। अनुप्रिया जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी करके जो है क्या भाव दे रहे हैं क्या आपको? ममता बनर्जी बात कर रही है क्या आपसे? उड़ीसा में पटनायक आपके साथ है क्या? पंजाब में आम आदमी पार्टी है क्या? दिल्ली में आम आदमी पार्टी है क्या? आप हो कहाँ पे ये बताओ ना, तब बात करना आप जो है रैली की और अलायंस की। आप तो कहीं हो ही नहीं। चलिए सौरभ जी, अनुप्रिया जी मुझे लगता है कि दानिश इकबाल जी अति उत्साह में जो है वो हैसियत की बात करके चले गए। देखिए लोकतंत्र में दानिश जी आपने अपनी बातें बोल दी। जी अनुप्रिया जी बोलिए। अति उत्साह में दानिश जी ने हैसियत भी पूछ लिया। राजनीतिक हैसियत जो है वो आप सवाल अगर पूछ रहे हैं तो जनता बताती है कि हैसियत होता क्या है।
और आप अगर सीटों की बात कर रहे हैं, आपने माना कि अभिभावक थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं अभिभावक के साथ में आप चलनी आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आपकी जो अस्तित्व है बिहार में, आपको पता है कि आप कितने अकेले खड़े हो सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, वो ऐसी पार्टी जो अपने पार्टी के सींचे हुए नेताओं को तो अध्यक्ष बना ही नहीं पाती है, वो सरकार क्या बनाएगी। लेकिन रहा बात कि इन्होंने कहा इंडिया अलायंस की, बहुत खुशी है मुझे कि आज बीजेपी के प्रवक्ताओं को बहुत चिंता है कि इंडिया अलायंस के बीच में, नेताओं के बीच में क्या तालमेल है। आप निश्चित रहिए कि वह तालमेल है कि जो आपको उखाड़ फेंकने के काबिल है। और हमारा संकल्प जो है इंडिया अलायंस का कि भाजपा मुक्त भारत निश्चित ही हम करेंगे, क्योंकि ये अलायंस का जो गठबंधन हुआ है वो भारत के संविधान को बचाने के लिए हुआ है, भारत में जो रहने वाले नागरिक है उनके हित के लिए हुआ है, उन युवाओं के हक के लिए, उनके रोजगार के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसको आप नजरअंदाज करते हैं। और उन महिलाओं की अस्मिता जो आपके सांसद लुटते हैं, और उसी सांसद को आप बर्खास्त तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेल में आके बोले गए नेताओं को आप बर्खास्त जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी क्या है कि सत्ता में रहना। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कई मंचों से कि हमारा एक ही मकसद है चुनाव जीतना, और चुनाव जीतना हमारा ही मकसद होता है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी तरह, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, आप उनको टिकट देखेंगे और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि आपको कुर्सी प्यारी है। जी सौरभ भाई विनीत जी, 30 सेकंड, सौरभ भाई 30 काफी देर से सेकंड, कुछ 30 जी सेकंड। जी 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 बोलिए। भाई अनुप्रिया जी बोल रही थी कि हमें इंडी गठबंधन का बहुत चिंता है। भाई मुझे तो बहुत चिंता है भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी का उपयोग कर लिया गया, उनको भाव नहीं दिया गया, बुरा लगता है बिहारी होने के नाते, तो चिंता तो बिल्कुल है। और मैं आपको 2 आंकड़े दूंगा अनुप्रिया जी, आप समझ जाएंगे खुद में कि कौन किसके राज्य में किसको ज्यादा परेशानी हो रही है। मनमोहन सिंह के राज्य में 2004 से 10 में 45 सांसदों को बर्खास्त किया गया था। ध्यान सुनिएगा, एनडीए के सरकार में 173 सांसदों को बर्खास्त किया गया। अब तो आप खुश होंगी आप कि देखिए हम जो बोले थे वही पॉइंट वैलिडेट कर रहे हैं हम। लेकिन यह दर्शाता है कि जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हम काम में विश्वास रखते हैं, हम केवल सदन को परेशान और भंग नहीं करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं। और यहां के जो लोग हैं, जैसे स्कूल में होता है ना कि बच्चे जो है ना अनरूली होते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, तो ऐसे लोग जो होंगे उनको बर्खास्त ही करना पड़ता है। बर्खास्त नहीं कीजिएगा, जो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है सदन चलने के लिए, वो चलने नहीं देंगे। इसलिए अनुप्रिया जी ये बात आप समझ ले कि विपक्ष में सार्थक भूमिका निभाइए, और प्लीज नीतीश कुमार जी को बोलिए अगर आप उनको पहुंच सकती हैं कि हमें बुरा लग रहा है कि उनका उपयोग हो गया है। जी अरुण जी, क्या आपको लगता है सचमुच में ये पहले से पता चल गया था बीजेपी को या जदयू को कि भाई उसमें भीड़ नहीं आएगी, पहले से, यानी 10 दिन पहले ही कैंसिल कर देते हैं जनसभा को, रैली को? देखिए सौरभ जी, ये कितनी हल्की बातें हैं। और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेता हैं, और सबसे लंबे अरसे से बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, 20 साल होने चला। और वो भी पूर्वांचल इलाके में उनको सुनने और देखने वालों की भीड़ उमड़ेगी, और जो उत्साह और वहां उमंग था, लेकिन उन उत्साह और उमंग पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेरने का काम किया है, तो यह क्षणिक है। लेकिन रद्द होने से थोड़े है कि फिर तो सभा का तिथि तय, जिस तरह से बताया गया है, सरवन जी ने बताया है कि पुनः वहां के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है सरकार के प्रति, और कार्यकर्ता आगामी जो कार्यक्रम उनका होना है और दोगुनी ताकत से जुटी हुई है। कहां तक रोकेंगे? भीड़ तो सही अनुप्रिया जी ने कहीं बिहार में देखा, एक बापू सभागार में और एक मिलर हाई स्कूल में, और वो भी जदयू के पैरेलल में, उनके जवाब में कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बापू सभागार में आपने देखा 50 आदमी नीचे दर्शक दीर्घा में, और 50-60 आदमी नेता जो थे, प्रमुख नेता मंच पर। क्या स्थिति है बिहार में? और उसके बाद मिलर हाई स्कूल में उन्होंने कार्यक्रम किया, तो सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा, भाई बगल में जदयू का ऑफिस था, जदयू का कार्यालय था, इसलिए भीड़ नहीं जुट पाई। तो भीड़ तो इनके सभाओं में नहीं जुटती है। आम सा नेता इंडिया गठबंधन का चौक चौराहे पर खड़ा हो जाए और एनडीए के बड़े नेताओं
का एक कहीं नुक्कड़ सभा आयोजित हो जाए, तैयारी के बाद भी उतनी भीड़ नहीं जुटती है। तो ये भीड़ की बात क्या करेंगे? और भीड़ तो देखने को मिलेगा आपको, कार्यक्रम तो होगा ही, और अन्य तमाम नेताओं का होता ही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का होता है, जदयू के नेताओं का होता है, बीजेपी के नेताओं का भी होता है। आत्मा पे, दिल पे हाथ रख के बोल लीजिए, दिखे किनके सभाओं में कितनी भीड़ जुटती है। अभी विनीत जी उदाहरण दे रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव में जिन जिन राज्यों में जदयू लड़ी, वो तो बताए, एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी तो चिराग जी चुनाव लड़े, कितना सीट आया, कितना वोट आया, अपना भी लेखा जोखा पेश कर दे। इनको इंडिया गठबंधन की बहुत चिंता है। पहले तो चाचा भतीजा में क्या स्थिति है हाजीपुर की सीट को लेकर, अब दोनों को लड़ा रही है बैठ के भारतीय जनता पार्टी। चलिए अरुण जी आप ही का जो सवाल है, अरुण जी आप ही का जो सवाल है वो दानिश जी से ले लेते हैं। सर ये बताइए, भीड़ तो बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जुट रही है और आरोप लगा रहे हैं आप नीतीश कुमार पर, उनकी पार्टी पर। आपको 10 दिन पहले से ही पता चल गया कि भीड़ नहीं आने वाली थी, इसीलिए उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। सौरभ जी देखिए, मैंने अनुप्रिया और अरुण जी दोनों को सुना, दोनों ने झूठ बोलने का काम किया। मिलर हाई स्कूल में जो अंबेडकर समागम हुआ था, वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी 20,000 लोग पूरे मिलर हाई स्कूल में थे और बारिश में भीगते हुए उन लोगों ने जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश की मंत्री थी, वो जो मुख्य अतिथि थी, और सम्राट चौधरी जी का भाषण सुनने का काम किया। तो दोनों लोग आरजेडी और जदयू, देखिए जब दोनों मिल जाते हैं अब बापू सभागार के बारे में भी बता दीजिए। सर मिलर हाई स्कूल के बारे में बता दिए। नहीं, मिलर हाई स्कूल के बारे में आपने बता दिया, आप बापू सभागार के बारे में भी बता दीजिए। बताता हूँ बापू सभागार, क्या मिलर हाई स्कूल में भीड़ थी कि नहीं थी, आप बताइए। आप थे ना, 20,000 लोग थे कि नहीं थे बारिश होने के बावजूद। और जहां तक बापू सभागार की बात है, कार्यक्रम की, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर का कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर का कार्यक्रम नहीं था, वो किसी दूसरे समाज संगठन का कार्यक्रम था। तो उसमें आप हमें ब्लेम दे रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत कार्यक्रम को देखिए अनुप्रिया जी, अरुण जी, आकर के भीड़ दिख जाएगी आपको। अभी कुछ दिन पहले जो है बापू सभागार में एक कार्यक्रम हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने भीड़ कि कितनी भीड़ थी, गांधी मैदान पूरा फुल हो चुका था। तो इसलिए झूठ बोलने का काम कृपा ना करें। और आप दोनों मिल जाते हैं तो झूठ की प्रकाश था, भ्रष्टाचार की प्रकाश था, सबको पार कर जाते हैं। जब जदयू और आरजेडी मिलते हैं तो भ्रष्टाचार की प्रकाश था, अपराध की प्रकाश था, परिवारवाद की प्रकाश था और झूठ की प्रकाश था, सबको पार कर जाते हैं आप लोग। जी डॉक्टर संजय कुमार, आपकी कॉन्फिडेंट आपका जो है बहुत बढ़िया है, बट मुझे लगता है कि आपसे कम है, आपकी प्रकाश से दिव्य स्वप्न जो है, दिव्य स्वप्न जो है आपसे कम है, दिव्य स्वप्न है। नहीं, धन्यवाद दानिश जी, लेकिन दिव्य स्वप्न में अच्छा है कि आप अब कह दीजिए कि कार्यक्रम मेरा ही नहीं था, मंच पे नेता आपके थे, अब बारिश करने कहते भीड़ हजार तो हमें दिखा नहीं, हम तो आपके बगल में थे, आपके बगल में थे, मुझे भीड़ दिखी नहीं। देखिए, सच्चाई को स्वीकारिए कि आपको जनता ने नकारना चालू कर दिया है। अब न जहां आपकी सरकार बनी है वहां बधाई मैं आपको देती हूँ, अब जनता आपको स्वीकार नहीं रही, इसको आप मान लीजिए कि आप जनता ने मान लिया है कि आप अनुप्रिया जी, डॉक्टर संजय कुमार, सर क्या लगता है भीड़ ही पैमाना है, वही तय करती है कि कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है? नहीं, भीड़ तो पैमाना नहीं है। मैं तो उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं कि जौहर साहब समाजवाद के एक बड़े लंबरदार रहे हैं इस देश के। 40-50 लोगों की भीड़ को वो एड्रेस करते थे और लोग उनसे कनेक्ट होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10 लाख की भीड़ को ही कोई व्यक्ति एड्रेस करते हैं और तभी माना जाएगा कि ये उनकी सफलता है, या वो जो चुने हुए कार्यकर्ता या कमिटेड लोग उनकी सभा में उपस्थित होते हैं तो माना जाएगा कि ये उनकी असफलता है। भीड़ का आकलन, भीड़ तो भीड़ ही होती है ना, भीड़ कार्यकर्ता थोड़े होता है। भीड़ बुलाई जाती है, भीड़ जुटाई जाती है। अब कितना मुहावरा भीड़ पर हम बनाए, इसलिए भीड़ को हम उस रूप में नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, क्या उनके समर्पित कार्यकर्ता जो अपने नेता की बात सुनते हैं और सुन करके उसको कम्युनिकेट करते हैं, गांव की गलियों से लेकर के शहर के चौक चौराहों तक, मैं उसकी सफलता को इस रूप में आकलन करता हूं। इसलिए भीड़ के पैमाना को न देखा जाए। देखिए, विषय यहाँ वो नहीं है, विषय ये है, आपको याद होगा
जेडीयू ने कार्यक्रम आयोजित किया था भीम संसद का। उसकी तारीख पहले क्या थी, बाद में उसकी तारीख को बढ़ा करके संविधान दिवस पर 26 नवंबर को कर दिया गया। तो सभा तो बदलते रहती है, स्थगित होते रहती है, नई तारीखें दी जाती है। और क्या बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है क्या? बिहार में भी ऐसा होता है कि कभी गांधी मैदान में परमिशन नहीं मिला, कभी बापू सभागार में परमिशन नहीं मिला, कभी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में परमिशन नहीं मिला। अब सरकार कोई अपना ब्लूप्रिंट तो लोगों के सामने नहीं लाती है कि किस कारण से। अभी एक कारण ये भी हो सकता है जो मैं समझ रहा हूं, राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उसको लेकर के वहां का जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो स्पेशल ब्रांच है, जो वहां का आईबी है, अब किस तरह का इनपुट वहां के जिलाधिकारी को सरकार को दे रही होगी, सरकार इसको डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा इनपुट रहा होगा। सुरक्षा के कारण भी रहे होंगे कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री, मैं सहमत हूं कि 18 वर्षों से कोई व्यक्ति अगर सत्ता के शीर्ष पर मौजूद है और जिस पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, जो स्थापित चेहरे हैं, उनकी सुरक्षा में जरा भी चूक अगर हो जाती तो इस बात को भी लेकर के एक सवाल तो पूरे देश में उठ जाता। तो क्या अंदर खाने में बात है? श्रवण कुमार जी किस वास्तविकता से लोगों को परिचित करा रहे हैं? बीजेपी किस बात से पल्ला झाड़ रही है? लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि यह कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ। जो उस कॉलेज में एक तारीख मुकर्रर की गई थी, तो अब दूसरी तारीख, तीसरी तारीख और चौथी सभा में अगर नीतीश कुमार जाकर के उत्तर पट्टी के राज्यों को एड्रेस करेंगे, अपने लोगों को कनेक्ट करेंगे, तो उसकी धार कुंद पड़ जाएगी। उसकी धार में कोई कमी नहीं होगी। अभी तो वक्त ही आया है। अब दावे का वक्त धीरे धीरे खत्म होगा। किनकी रैलियों में भीड़ होगी, किनकी कुर्सियां खाली रहेगी, कौन कमिटेड लोग रहेंगे, कौन कार्यकर्ता होंगे, ये तो अभी तो वक्त ही आया है। और उसके बाद फिर जो एक तस्वीर आती है कोर्ट में परिवर्तन की, कि वो जो भीड़ है वो क्या भीड़ थी या उनके कार्यकर्ता थे, जो वो भीड़ ने वोट में चीजों को परिवर्तन किया। तो अब क्या है, कहा जाता है ना भाई कि हमारे सिर में कितने बाल हैं, तो कहा कि भाई आने दो, तुरंत इसको जरा सा गिनवा ही लेते हैं, छटवा करके कि कितने बाल हैं। तो अब तो 24 का लोकसभा चुनाव आपके दरवाजे पर खड़ी है और सारी पार्टियों को समझ में आ जाएगी कि भीड़ किसके पास है, जनता की ताकत किसके पास है, वोट का कनेक्शन किनके साथ है, परिणाम किनके पक्ष में आएगा। इसलिए एक रैली हो जाने से हम इसको इस रूप में नहीं कह सकते हैं कि ये कोई बहुत ये हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। जी बिल्कुल। अनुप्रिया जी, तो अनुप्रिया जी से बस अंतिम सवाल है अनुप्रिया जी से। अनुप्रिया जी, क्या उम्मीद करें कि जनसभा की नई तारीखें आएगी और आप लोग पूरे दुगना जोश के साथ आगे बढ़ेंगी और जो भीड़ की बात कही जा रही है उसमें लाखों की भीड़ उस जनसभा में दिखाई देगी? सौरभ जी, हमारे पार्टी के नेता श्रवण कुमार जी ने कहा है कि नई तिथि की घोषणा भी होगी और हम फिर से जो मंशा है बीजेपी के, इसको धराशायी भी करते नजर आएंगे। और देखिए, भीड़ की बात है, मैं कहती हूँ इंडिया अलायंस जो है, जो देश के लिए है और देश की जनता के लिए है। तो निश्चित तौर पे जो ऐसी, मैं कहती हूँ, जुमलेबाजी की जो सरकार है उससे जो परेशान है, वो जरूर इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो रैली होंगी उसमें जरूर होंगी। वो महिलाएं जरूर होंगी, वो बेटियां जरूर होंगी जिनको लगता है कि ऐसे सत्ता में हमारी सुरक्षा नहीं है। वो बेरोजगार युवा देश का जो होगा, जिसको हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे हुई थी, वह युवा जरूर वहां होगा। जिसको लगता है कि रोजगार नहीं मिला, वह गरीब जरूर होगा जिसके थाली में खाना नहीं है। और रही बात ये नई तिथि की, तो वो घोषणा हमारे नेता जो पार्टी के हमारे हैं श्रवण कुमार जी, वो जरूर सामने आ जाएंगी और इंडिया अलायंस अपने सहयोगी दल के साथ उस मंच पे होंगे। जी बिल्कुल। सब्बा जी, सौरभ, अचानक से सीएम नीतीश कुमार का ये वाराणसी में रैली का प्लान क्यों बना? जी बिल्कुल, इस विषय पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को अगर उन्होंने रैली की जो प्लानिंग की है तो उसमें उनका 2 मैसेज था। पहला मैसेज वो कांग्रेस को देना चाहते थे और दूसरा मैसेज वो बीजेपी को देना चाहते थे। कांग्रेस को वो ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप मेरे साथ नहीं है, अगर आपको लगता है कि अभी चुनाव में काफी समय है और चुनाव को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो मैं अकेले आगे बढ़ता हूं।
आप जी। पीछे से आएंगे, आपका स्वागत हम करेंगे। तो एक मैसेज वो कांग्रेस को देना चाह रहे थे। जिस तरीके से देरी हो रही थी, देरी हो रही है, और कई बार नीतीश कुमार ने अपनी आपत्ति जो है वो मीडिया के सामने भी रखी है, कैमरे के सामने भी रखा है। और एक बार आपने देखा था कि सीपीआई के मंच से भी उन्होंने कहा था कि जितनी गंभीरता गठबंधन को लेकर कांग्रेस में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो एक जी। मैसेज सीधे तौर पर वो कांग्रेस को देना चाहते थे, और दूसरा मैसेज वो बीजेपी को देना चाहते थे कि अगर लड़ाई 2024 की है तो सीधे तौर पर हमारा जो मुकाबला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। तो क्यों न जनसभा की शुरुआत जो है वो बनारस संसदीय क्षेत्र से किया जाए, और इसीलिए उन्होंने बनारस संसदीय क्षेत्र का चयन किया था। और मुझे लगता है कि ये दोनों जो विषय था, इसी के कारण उन्होंने पहली जनसभा का उन्होंने जो फैसला लिया था वो बनारस संसदीय क्षेत्र का था। बिल्कुल। तो अब जो ये रैली रद्द हो गई है, तो अब नीतीश कुमार का अगला प्लान क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, जहां तक अभी अनुप्रिया जी बता रही थी कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो लगातार पिछले एक सप्ताह से वो बनारस में है, कैंप कर रहे हैं। हालांकि वो गांव-गांव घूम भी रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि नीतीश कुमार की 18 सालों की उपलब्धियां क्या-क्या है। साथ ही वह नीतीश कुमार की जो जनसभा होनी थी उसमें लोगों को न्योता भी दे रहे थे आने का। तो अब उन्होंने कहा है कि अगली तारीख भी तय होगी और काफी जल्द होगी। बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है कि जी। जनवरी के महीने में ये तारीख तय होगी, और हो सकता है या तो वहीं पर या रोहनिया में या और भी कोई दूसरा जगह हो सकता है। लेकिन लगातार जदयू ये कह रही है कि रैली होगी, इसको रद्द नहीं किया गया है, इसको एक्सटेंड किया गया है कुछ वक्त के लिए। जी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में बवाल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है जब से सीएम नीतीश कुमार की ये रैली रद्द हुई। तो अब ये देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार क्या करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।